और संघाई स्पिरिट का उल्लंघन करते हैं। इस तरह के प्रयास एससीओ को परिभाषित करने वाली सर्वसम्मति और सहयोग की भावना के विपरीत है। एक्सेलेंसी, मैं वर्ष 2021 में एससीओ की 20वीं वर्षगांठ पर एससीओ संस्कृति वर्ष मनाने के लिए पूर्ण समर्थन देता हूं। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय इस वर्ष हमारी साझा बौद्ध विरासत पर पहली एससीओ प्रदर्शनी आयोजित करने की प्रक्रिया में है। भारत की साहित्य अकादमी ने रूसी और चीनी भाषा में 10 भारतीय साहित्यिक कृतियों के अनुवाद का काम पूरा किया है और मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष भारत महामारी मुक्त वातावरण में एससीओ फूड फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि समस्त एससीओ देशों के ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स ने हाल में बीजिंग में एससीओ सचिवालय के सहयोग से आयोजित योग कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन को उनके कुशल और सफल नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं और इस बैठक के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं राष्ट्रपति इमामोली रहमान को अगले वर्ष के लिए एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ताजिकिस्तान के सफल अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एससीओ समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे आप सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ की और ये कहा कि यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य, जो मुख्य लक्ष्य है, वो अभी भी अधूरा है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही तमाम और भी बड़ी बातें प्रधानमंत्री यहां पर गिनाते हुए नजर आए। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का ये संबोधन, दूसरी तरफ आप आज तक की स्क्रीन देख रहे हैं जहां पर देर रात तक मतगणना चलेगी। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। 243 में से 129 पर एनडीए की बढ़त लगातार बनी हुई है। आरजेडी महागठबंधन 104 के साथ पीछे है और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ सईद अंसारी भी जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन सईद जी, ये बताइए, सीधे आपने प्लान कर लिया, मतलब ड्रोन से आपकी यहाँ पर एंट्री हो रही थी, अब सीधे यहाँ अभी तक की ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ये क्या बयां कर रहे हैं, क्या बताते हैं? सारी जमीनी हकीकत आप लोग बता रहे थे। आप घूम कर आई बिहार, है ना, लोगों से वहां पर बात की, एग्जिट पोल आपने किया, उसके बाद अब जब मतगणना शुरू हुई तो एक एक सीट की मतगणना, हॉट सीट्स और जो उम्मीदवार हैं, कौन आगे कौन पीछे, 500 से 1000 से सब आप बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त की खबर यही है कि 129 और 104 यानी कि जो महागठबंधन है वो बहुत तेजी से एनडीए के पीछे भाग रहा है और 30% तक अभी तक गिनती वोटों की हो चुकी है। अब हमें देखना यह होगा कि जैसे जैसे ये गिनती आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रुझान आते हैं, क्या ये आंकड़े बदलते हैं या इसी तरह के आंकड़े, इसी तरह के रुझान जो हैं वो 100% वोटों की गिनती तक जाएंगे और यही परिणाम में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा। कोरोना ने सब कुछ बदल के रख दिया यहाँ पर। देखिए, कोरोना की वजह से शायद इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। 32.2% वोटों की गिनती का काम पूरा हो चुका है, लेकिन बाकी के लिए इंतजार करना होगा देर रात तक। हालांकि एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जिस तरह से ये नतीजे आ रहे हैं, ये 3 बड़ी बातों पर एक तस्वीर पेश करेंगे। सबसे पहली बात ये कि कोरोना के वक्त में ये पहला चुनाव हुआ और ऐसे में जनता ने कोरोना के दौर में जब लॉकडाउन लगा, जो इंतजाम हुए, सरकारों ने कैसा काम किया, इसको लेकर एक लिटमस टेस्ट जरूर बिहार के नतीजे उस नजरिए से देखे जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह कि जिसके कयास लगातार चल रहे थे कि तेजस्वी कितनी तेजी से उभरे हैं और अगर वाकई वो एनडीए से आगे निकल जाते हैं तो ये एक नई दौर की राजनीति, एक नई पीढ़ी की राजनीति को लेकर एक पॉलिटिकल शेप यहां पर दिखाई देगी। और तीसरी बड़ी बात, विपक्ष के लिए एक साइकोलॉजिकल मैसेज यहां से जरूर जाता, क्योंकि आगे देखिए बिहार के बाद अब बंगाल के भी चुनाव होने हैं, तो
तो यहाँ की जीत बहुत हद तक तय करेगी कि आगे के चुनावों में राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी। और सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ था कि तेजस्वी यादव ने जो एक सीरियस चैलेंज पोज किया इस बार सिटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। हालांकि चित्रा, आप तो देखिए फील्ड पर भी गई, शुरुआत में ऐसा दिख नहीं रहा था, लेकिन पहला चरण आते आते जब तेजस्वी की रैलियों में भीड़ उमड़ने लगी, अचानक से जिस इकोनॉमिक जस्टिस की बात उन्होंने करनी शुरू की, रोजगार को मुख्य डिस्कोर्स में वो लेकर आए। बिल्कुल 10 लाख नौकरियों की वो बात करते हैं और उसके बाद से पूरा का पूरा परिदृश्य चुनाव का बदल जाता है। लेकिन मैं चाहूंगी मध्य प्रदेश से जो जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको जरूर दर्शकों को दोबारा दिखाया जाए। और सही, जिस पर मैं आपकी टिप्पणी, आप मध्य प्रदेश से ही आते हैं, वहां के तमाम नेताओं के लगातार संपर्क पे, कम से कम यहां पर बीजेपी ने शानदार तरीके से न सिर्फ अपनी सरकार बचाई बल्कि ढोल नगाड़ों के साथ देखिए बीजेपी दफ्तर में किस तरह से जश्न का माहौल है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं चित्रा आप, लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि जो ग्वालियर और चंबल इलाका है वहां की जो 16 सीटें हैं उसी पर सबकी नजर थी। और मध्य प्रदेश का चुनाव दो बातों के लिए महत्वपूर्ण था। एक तो ये कि क्या कमलनाथ किसी भी तरह से अपनी वापसी कर पाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये थी कि हम 20 से 24 सीटें कम से कम अगर ले आते हैं तो हम जोड़ तोड़ कर लेंगे, हम 28 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य, उनके पास 5 ऐसे विधायक, 5 ऐसी सीटें जरूर हैं। लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी धमक ग्वालियर चंबल इलाके में कर पाए हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बता पाए हैं कि हाँ वो बीजेपी में आने के बाद भी स्वीकार्य हैं? सरकार तो बच गई, लेकिन सरकार तो बच गई शानदार तरीके से मध्य प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं, सरकार बिल्कुल बच गई है, अच्छी तरह से बच गई है। शिवराज सिंह चौहान अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। हाँ। और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका है, कमलनाथ को बहुत बड़ा झटका है। हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र सिंह जुड़ गए, राजपूत जी। हाँ, और डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जेडीयू के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही डॉक्टर नवल किशोर भी हमारे साथ आरजेडी के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं। बहुत बड़ी मुस्कान सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। राजपूत जी, ये मुस्कान क्या है? ये मुस्कान 32% पर 100 का आंकड़ा आपके गठबंधन को पार कर लेने की मुस्कान है, या आपको उम्मीद है कि ये जो 70% वोटिंग गिनती अभी बाकी है उसमें आप आगे निकल जाएंगे? सईद भाई, ये मेरी मुस्कान एक चीज को लेकर के है कि आज मुझे अच्छा लग रहा है कि जो मीडिया एक परसेप्शन, एक बहुत गंभीर तरीके से, मैच्योर तरीके से इस चुनाव के रिजल्ट्स को दिखा रहा है, ये मेरे लिए एक सुखद संकेत है। क्योंकि लोकतंत्र की विजय होनी चाहिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, जीत हार होती रहेगी, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मीडिया मतलब इसके पहले मीडिया मैच्योर तरीके से रिजल्ट नहीं दिखा था सुरेंद्र जी। हाँ चित्रा जी, हाँ मुझे ये कहना पड़ेगा, आप अपने ऊपर या किसी और के ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन हाँ मीडिया में कुछ ऐसे भाषणवीर हो गए थे जो बहुत इमेच्योर तरीके से चीखने और चिल्लाने लग गए थे, जिनकी वजह से लोगों का बीपी हाई हो जा रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि मैच्योर तरीके से सारी बातें, आज मीडिया कह रहा है 32% वोट काउंट हुए हैं, अभी 70% अब आप मीडिया पे ही सर डिस्कशन करने लगे, आप खड़े कहाँ हैं ये बताइए। मध्य प्रदेश में आप हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी जो हालत हुई है वो गुजरात में वही हाल है, और बिहार में भी शुरुआती दौर पे लग रहा था कि जीत बढ़त बनी हुई है, लेकिन अब तो पीछे चले गए काफी ज्यादा। 129 पर एनडीए, 105 पर आरजेडी प्लस। अभी तक तो हम लोग 94 के आसपास थे चित्रा, आपको जानकारी थी, अब 105 पे हो गए, धीरे धीरे बढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, मध्य प्रदेश का भी बता दीजिए ना, मध्य प्रदेश में तो पूरी ताकत आपने झोंक दी थी सुरेंद्र जी, वहां तो 8 पर सिमट गए, वहां तो एग्जिट पोल में फिर भी आपको 10 से 12 बता रहे थे, आप 8 पर रुक गए वहां पर। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश हम लोग चुनाव पूरी तरीके से हमारी आशा के अनुरूप नहीं रहा है, और इसके कारणों को खोजना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये बात जरूर हम लोगों को सालेगी कि मध्य प्रदेश हम इस तरीके से हारे हैं, इसकी उम्मीद हमें भी नहीं थी, इसको हम स्वीकार करते हैं। ये तो बिहार में भी तो यही हुआ ना, बिहार में तो आप पिछली बार से भी कम है, बिहार में कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हो रहा है अभी तक। अभी सईद भाई, ये बात कहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा अर्ली होगा। जैसे मैं अभी पूर्णिया कटिहार वाले सीमांचल एरिया में मैं देख रहा था, जहां पर अभी मत कुल 30-30 हजार गिने गए हैं, वहां पर आप जो बातें देख रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, वो मीडिया में शायद उस तरह। ठीक है, सुरेंद्र जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ संबित पात्रा भी मौजूद हैं और जेडीयू से सत्य प्रकाश मिश्रा भी मौजूद हैं। मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे है, देखिए हालांकि अभी थोड़ा सा जो रुझानों की तस्वीर है वो स्थिर दिखाई देती है, बार बार हम ये कह रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी
जिस तरह से तेजस्वी यादव जिस आक्रामक अंदाज में लड़े, ये बात तो मानेंगे कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक बहुत ही सीरियस चैलेंज पेश किया। जिस आक्रामकता के साथ ये युवा ब्रिगेड मैदान में आई, एंटी इनकम्बेंसी और जो गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ था, उसे कैपिटलाइज करने में ये कम नहीं दिखाई दिए। इस बात को तो स्वीकार करेंगे। देखिए, मैं थोड़ा इसको क्रिकेट से भी जोड़ दूं। बहुत लोग आते हैं आक्रामक और 3-4 गेंद पे कुछ चौके उड़के मार के चले जाते हैं। फाइनल मुकाबला भी आईपीएल का मौका भी है, दस्तूर भी है। बिल्कुल आईपीएल का, और वो क्रिकेट में रहे भी हैं तेजस्वी। थोड़े बहुत खिलाड़ी रहे हैं, वो दिल्ली से खेला कर। दिक्कत आ रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव का जिक्र किया। 2008 से 2012 तक दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम का वो हिस्सा थे और इस बार वो कहां पर टिकते हैं। हालांकि 104 के साथ काफी पीछे अभी आरजेडी प्लस। लेकिन सीधे डॉक्टर संबित पात्रा, अब आपका रुख करते हुए, चूंकि बीजेपी के कुछ दफ्तर से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तो मुबारकबाद अभी ले लेंगे या शाम तक का इंतजार करेंगे? नहीं चित्रा जी, मैं आरंभ में सुबह में जब आपके चैनल में आया था तब भी, और मैं अब भी कह रहा हूं, अभी जिस शब्द का बहुत आवश्यकता है वो शब्द है संयम, पेशेंस। अभी बहुत सारी काउंटिंग चल रही है और इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टता के साथ बताया है कि ये अभी 1/3 मात्र 25% ही वोट काउंटिंग हुआ है, इसलिए इंतजार करना चाहिए। और मुझे लगता है इस बार रात तक काउंटिंग चलेगी और 6-7 बजे तक क्लियर होगा कि ट्रेंड दरअसल कहां जा रहे हैं। मगर इसमें आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड एक तरह से सुबह बने थे जिसमें एनडीए ने बढ़त लिया था, वो लगातार वो ट्रेंड कायम है। थोड़े समय के लिए जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही थी उस समय अन्यथा लग रहा था, मगर लगातार एक ट्रेंड उसी तरफ जा रहा है जिस दिशा में वो सुबह से चल रही है। इसलिए इस कैविएट के साथ पिछले घंटे में देखिए, महागठबंधन धीरे धीरे सही लेकिन 100 का आंकड़ा पार करके 106 पर पहुंच गया है। तो कहीं थोड़ा सा डर, कुछ शक तो नहीं हो रहा आपको? एक्चुअली सईद जी, क्या हो रहा है कि हम आधे आधे घंटे में भिन्न भिन्न चैनलों में जा रहे हैं। तो कहीं वो 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, कहीं 100 के आंकड़े से कम है, कहीं वो 108-9 पहुंच गए हैं, तो कहीं हम 133 पे हैं, तो कहीं हम 125 पे हैं। तो सब कुछ एवरेज मिला के मैं चल रहा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं कि संयम के साथ काम लेना होगा। मगर 2-3 बातें यहां स्पष्ट होती है। पहली बात जो स्पष्ट होती है कि आप देखिए, जिस प्रकार का एग्जिट पोल में प्रोजेक्शन था कि एक वेव और स्वीप वाला इलेक्शन है, ये तो आप भी मानेंगे, नतीजे चाहे कुछ भी हो शाम के 7-8 बजे तक, मगर ये वेव वाला इलेक्शन नहीं है। स्वीप वाला इलेक्शन होता तो ये नतीजे अभी तक स्थिर हो गए होते और एक सॉलिडिफिकेशन हो गया होता। दूसरी बात यहां बताई जा रही थी, क्योंकि मैं आरजेडी के प्रवक्ताओं को भी सुन रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि अभी तो अर्बन सीट के और सेमी अर्बन सीट के डब्बे खुले हैं, अभी जब रूरल के डब्बे खुलेंगे तो आप देखिएगा हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। आप भी मानेंगे कि ये जो एग्जिट पोल भी था और पूरा चुनाव आप लोग कह रहे थे कि ये जॉब्स अर्थात एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के इर्द गिर्द लड़ा गया था। 10 लाख रोजगार, सरकारी रोजगार हम देंगे, ये तेजस्वी जी ने कहा था। मगर आप देखिए, सरकारी रोजगार कहां महत्वपूर्ण होता है। सरकारी रोजगार के लिए मार पिटाई होती है तो सेमी अर्बन और अर्बन सीट पे होती है। रूरल सीट पे राशन के लिए, गैस सिलेंडर के लिए, मनरेगा के लिए होता है। तो अगर सेमी अर्बन और अर्बन में हम लीड कर रहे हैं अभी तक के रुझान के अनुसार, तो कहीं ना कहीं ये जो जुमला था कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, ये अर्बन सीट में कहीं ना कहीं इसने पकड़ नहीं बनाया है। तीसरी बात मैं कह दूं, और ये बधाई मैं दूंगा नरेंद्र मोदी जी को, कि जो बाइपोल्स चल रहे हैं आपके राज्य मध्य प्रदेश में भी और ऐसे 11 राज्यों में, कर्नाटक में हम ऑलरेडी जीत चुके हैं दोनों सीट पे, मणिपुर में हम जीत गए। सबसे आश्चर्य का विषय है तेलंगाना में, जहां हमारा कोई बेस नहीं बताता था, उस तेलंगाना में हम जीत गए हैं। ऐसे जो 11 राज्यों में बाइपोल्स चल रहे हैं और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 70% से ऊपर है, तो ये दिखाता है कि कोविड के समय में जो चुनाव हुआ है, कोविड प्रबंधन नरेंद्र मोदी जी ने सही तरीके से किया है। घर घर राशन पहुंचाने का काम, लोगों को अपने घर पहुंचाने का काम, चिकित्सा का काम, ये रिसोर्सफुली किया है। तभी लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के इस पूरे प्रकरण को एक तरह से मुहर लगाया है। और अंत में कहूंगा, अगर ये स्वीप का वोट होता तो तेज प्रताप यादव जी, जो कि खुद एक बहुत महत्वपूर्ण धुरी है, वो खुद ट्रेल नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो भी ट्रेल कर गए थे बीच में। तो और मुझे पता नहीं अभी स्थिति क्या है हसनपुर की, मगर वो भी बीच में ट्रेल कर गए थे। अगर ये स्वीपिंग इलेक्शन होता तो कदाचित ही ट्रेल नहीं करते, वो भी दिग्गज नेता।
अभी फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। नवल किशोर यादव जी भी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनके पास में चलूंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओर से जो जानकारी दी गई है, ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। कोरोना के कारण अभी जो काउंटिंग का काम है वो बहुत स्लो चल रहा है और देर रात तक नतीजे आएंगे, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। सुनिए चुनाव अधिकारी को। मतगणना धीमी नहीं चल रही है, मतगणना की रफ्तार वही है। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि ज्यादा ईवीएम की काउंटिंग होनी है तो हो सकता है थोड़ा समय उसके लिए जरूर लगेगा, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि 2015 के मुकाबले हर चीज में बढ़ोतरी हुई है। आपके नंबर ऑफ जो मतदान केंद्र हैं वो बढ़ गए हैं, इसीलिए ईवीएम मशीनें जो काउंट होनी है वो बढ़ गई हैं आपकी। पोस्टल बैलेट में जो है उसमें भी नंबर पहले से इजाफा हुआ है। हालांकि इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने अतिरिक्त जो केंद्र है वो भी बनाए हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो समय ज्यादा काउंट के कारण रहेगा वो रहेगा। इसमें कहीं पे धीमी गति से मतगणना करने की बात कहीं से नहीं आती है। तो अभी धीमी गति रहेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दिलचस्प होगा कि शाम तक आंकड़े ऐसे ही रहते हैं या बदल जाते हैं। नवल किशोर जी, इन आंकड़ों पर 105 के साथ महागठबंधन टिका हुआ है बहुत देर से, जबकि एनडीए 128 के आसपास और तकरीबन 2-2.5 घंटे से यही सिनेरियो है। तो इसको किस रूप में देखा जाए? आगे आने वाले वक्त में भी इसको बदलता हुआ देख रहे हैं या लग रहा है कि मुश्किल हो गई है आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए ये आंकड़े जरूर बदलेंगे और सरकार महागठबंधन की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जमीन से भी दिखा है और ये रिजल्ट में भी दिखेगा। जिस तरह से ये सरकार निकम्मी साबित हुई है पिछले 15 साल में और खासकर पिछले 6 महीना में, वो पूरा बिहार इसका दर्द और पीड़ा भुगता है, इसलिए वो भूल नहीं सकते और बिहार कभी ऐसा निर्णय नहीं देगा। बिहार उनको निर्णय देता है जिनमें उम्मीद होती है, जिनको देखकर आकलन कर चुकी है कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो निश्चित ही अगर वो निकम्मी सरकार साबित होती तो 128 पर एनडीए की बढ़त क्यों दिखती और जनता क्यों भरोसा करती? अब अभी तक के रुझानों में ही सही। चित्रा जी, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, जरूर ये बदलेगा और शाम तक आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो हम लोग कह रहे हैं। और ये हम लोग नहीं कह रहे, बिहार की जनता कह चुकी है चुनाव अभियान के दौरान कि इस बार जो बदलाव होना है वो निश्चित है। लेकिन नवल जी, ये भी बताइए ना, आप जिस तरह की उम्मीद आप कर रहे थे, जिस तरह से तेजस्वी यादव की सभाओं में, रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी, जो चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल के जो अनुमान बता रहे थे, लैंडस्लाइड विक्ट्री, आपको पूर्ण बहुमत, एकदम से कमाल धमाल करते हुए दिख रहे थे, आप रुक गए बड़ी मुश्किल से। तो नवल जी, आप 100 से ऊपर बढ़े और वहां भी 104 पे रुक गए आप, और ये भी बहुमत के आंकड़े 122 से बहुत दूर है अभी। नहीं, देखिए रुकने का सवाल नहीं है ना, रिजल्ट होता है। अब ये काउंटिंग को आप मानते हैं कि अंतिम फिगर है, या सर्वे पे तो हमने कभी कुछ कहा ही नहीं था। सर्वे का अपना तौर तरीका होता है, अपना चित्र और चरित्र होता है, उसमें हमारा कोई टिप्पणी पहले भी नहीं था। हमारी उम्मीद उनसे जुड़ी नहीं हुई है, हमारी उम्मीद बिहार की जनता से जुड़ी हुई है और बिहार की जनता हमारे साथ दिखी है और वो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ी है। चलिए, अपने पक्ष के दावे यहाँ पर है, अपने पक्ष के हिसाब से दावे यहाँ पर चल रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर बार बार होता रहा कि बेशक जब हम भी ग्राउंड पर उतरे, लोगों से बात की, अगर लालू राज से तुलना हो तो लॉ एंड ऑर्डर का एक क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलता रहा है, लेकिन इलेक्शन में जो मुद्दे छाए रहे उसमें रोजगार था। 50% तो वो वोट बैंक था जो शायद पहली बार वोट करने के लिए आ रहे थे, युवा वोटर थे, और उनको कहीं ना कहीं लुभाने में नीतीश कुमार पीछे छूट गए और उसी का असर रुझानों में, नतीजों में इस वक्त दिखाई देता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वास्तविकता ये है कि आप देखिए, तेजस्वी की सभा में कहीं आपको एक महिला नहीं दिखेगी। आधी आबादी उसके पूरे संगठन में नहीं दिखेगी। आधी आबादी को टिकट नहीं दिया, सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को जनता दल यूनाइटेड ने दिया। और दूसरा, वो जो भीड़ थी वो एक अजीब किस्म का हुड़दंग था। और नीतीश कुमार जी का जो 15 साल का विकास दर 11.3% का था, वो एक शालीन भीड़ था, वो शालीन लोग थे। और नीतीश कुमार शालीनता से अपने सभी जनसभा में 15 साल का कामों का हिसाब देते रहे, पूरे बिहार को अपना परिवार बताया। सबसे ज्यादा नुकसान तो आपको हुआ ना। आप देखिए कहाँ आप 50 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं, बीजेपी जबरदस्त आगे बढ़ी, आप नुकसान तो आपको हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का आपको फायदा जरूर मिल रहा है, बीजेपी पर आपसे ज्यादा भरोसा बिहार के लोग कर रहे हैं।
देखिए, संबित पात्रा जी ने कहा कि अभी वक्त संयम का है, थोड़ा समय और बीत जाने दीजिए, 50% से करीब आगे के वोटों की गिनती हो जाने दीजिए, और जब टीम जीतती है तो टीम के कप्तान को जरूर सेहरा पहनाया जाता है। पूरे टीम की मेहनत होती है, उसमें कभी कोई कम रन बना लेता है, कभी कोई सेंचुरी लगा लेता है, ऐसा होता है। आज क्रिकेट आईपीएल भी है और राजनीति का भी रिजल्ट आ रहा है। तो मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो गठबंधन एनडीए का चुनाव लड़ रहा था वो सकारात्मक गठबंधन था, और उधर के जो लोग थे वो ठगबंधन थे, वो गैंग्स और परिवारवाद थे। संबित पात्रा जी एक बात बताइए, क्योंकि अभी तक जो हमने रुझान देखे हैं उसमें एक तस्वीर ये भी उभरती हुई दिखाई दे रही है कि जहां पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस आरजेडी था वहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन जहां पर जेडीयू वर्सेस आरजेडी था वहां पर आरजेडी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहीं पर किसी तरह का ये विचार चिंतन में, मनन में इस वक्त आ रहा है कि अकेले चुनाव लड़ने की भी कोई एक तस्वीर हो सकती थी, इस बात के मद्देनजर कि जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात है, जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय बहुत सोच समझकर, साझे तरीके से और ग्राउंड रियलिटीज को देखने के बाद निर्णय लिए जाते हैं। तो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी, हमारे बड़े नेता जो हैं, उन्होंने बिहार में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, उन्होंने जो निर्णय लिया होगा ये सब फैक्टर्स को फैक्टर इन किया है। दूसरी बात है, हम टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट। अगर हम कहते हैं कि हम उनके बगैर चुनाव लड़ेंगे और अकेले परफॉर्म करेंगे तो पूरी की पूरी कहर हम पे बरप पड़ता कि अरे देखिए, ये तो अपना जो है गठबंधन धर्म भी नहीं निभाते हैं। साथ में लड़ते हैं तो आप लोग प्रश्न करते हैं, अरे साथ में काहे लड़ा, अकेले लड़ते तो ज्यादा परफॉर्म कर लेते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके, हमारे पुराने पार्टनर हैं तो साथ में ही लड़ना था। दूसरी बात यहां पर याद रखिए, जहां तक कांग्रेस, देखिए ये जो साथ वाला विषय है, इसमें कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण रोल है। आज कांग्रेस पार्टी और जो लेफ्ट है वो लगभग एक समान छुट्टी दिख रही है। मतलब जितनी सीट कांग्रेस की आ रही है, लेफ्ट की उतनी आ रही है। कहीं ना कहीं भरपाई कांग्रेस के बदले लेफ्ट कर रही है। आपको याद होगा, अरुण जेटली जी ने कांग्रेस के लिए कहा था, कांग्रेस अपीयर्स टू बी द न्यू फ्रिंज। भारत की राजनीति में अगर कोई फ्रिंज बना है अभी तो कांग्रेस बन गई है। आज मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस हैज बिकम फ्रिंजेस फ्रिंज। फ्रिंज पार्टी अगर दरअसल देखा जाए तो लेफ्ट पार्टी था, वो अस्तित्व विहीन हो गया था। आज कांग्रेस के दम पर कम्युनिस्ट पार्टी रिवाइवल हो गया है, मगर कांग्रेस उससे भी नीचे जाती दिख रही है। यह अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसमें मंथन करना होगा। बिहार विधानसभा के लिए वोटों की गिनती का काम चल रहा है। धीमी रफ्तार जरूर है, लेकिन 1 करोड़ को पार कर चुका है ये आंकड़ा। जहां चुनाव आयोग ने यह कहा है कि 3 बजे तक 1 करोड़ 69 लाख वोटों की गिनती हम पूरी कर चुके हैं। 4 करोड़ 10 लाख वोटों की गिनती करनी है, लेकिन 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक 1 करोड़ 69 लाख वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। अभी 2 करोड़ 47 लाख वोटों की गिनती बाकी है। 130 पर एनडीए है, महागठबंधन 104 पर, और लगभग यही आंकड़ा 1-2 वोट से आगे पीछे हो रहा है। बाकी यही आंकड़ा चल रहा है। मतलब साफ हुआ कि अभी तक के 243 सीटों के कुल रुझानों के अनुसार एनडीए जो है पूर्ण बहुमत से आगे बढ़ चुका है, 130 पर है, लेकिन धीरे धीरे आरजेडी आगे पीछे ऊपर नीचे, यानी कि 104, 103, लेकिन 100 के ऊपर आंकड़ा पार कर लिया है। बिल्कुल सही जी, आपने अभी तक का अपडेट दिया, लेकिन ये देखना होगा कि जिस बात का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से भी किया गया कि देर शाम तक, देर रात तक आपको इंतजार करना होगा, तब जाकर कोई स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी, तो वह इंतजार बाकी है। अब दिलचस्प ये देखना होगा कि एक तरफ आईपीएल का फाइनल मुकाबला, दूसरी तरफ बिहार में राजनीति का ये फाइनल मुकाबला, कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे छूट जाएगा, इंतजार रहेगा। लेकिन जो बात ब्रेक से पहले छूट गई थी, सुरेंद्र राजपूत जी आप जवाब इस पर दीजिएगा। जो बात बीजेपी की तरफ से कही गई, आप लोग दिखाई दे रहे हैं बैकफुट पर, और इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि कब तक गठबंधन के सहारे ही गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी। जी चित्रा जी, मैं उम्मीद करूंगा कि मीनाक्षी बोल रही हूं स्टूडियो से। अरे सॉरी सर जी, मीनाक्षी जी, मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे 2 मिनट आप अनइंटरप्टेड देंगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपने बात उठाई है और मुझे इसका जवाब देना आवश्यक है। अभी संबित ने जितनी बातें कही, वो चाहे अरुण जेटली जी को लेकर के कही हो, चाहे वो स्वयं कही हो, तो हम आपको 2-3 बातें कहना चाहते हैं। पहली बात, हमने आज तक अपनी पार्टी के स्थापना से आज तक किसी भी दल के साथ अपना विलय नहीं किया। नंबर 1,
भारतीय जनता पार्टी की पुरानी पार्टी जनसंघ है वो जनता पार्टी में समाहित होकर के और नए कायांतरण के साथ भारतीय जनता पार्टी के रूप में आई थी। तो पहली चीज, हमने अपनी नीति से, नियमता से और नैतिकता से कभी समझौता नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की तरीके से। दूसरी बात, और गठबंधन को राजपूत जी आप अलग अलग मानते हैं जी? विलय करना अलग बात है, गठबंधन कर लेना अलग बात है क्या? मैं सईद भाई मैंने आपसे 2 मिनट मांगे थे, उसके बाद जो जो सवाल आप पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। मेरी बात हो जाने दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कोई पार्टी अगर अपनी पार्टी को विलय कर दे तो इसका मतलब तो उसने अपनी संपूर्ण रूप से क्या नाम सारी नियम नैतिकता छोड़ दी ना। गठबंधन करना अलग है और विलय करना अलग है, यही तो मैं भी कह रहा हूं। जनसंघ ने भारतीय जनता जनसंघ ने जनता पार्टी में विलय कर दिया था, अपनी पार्टी खत्म कर ली थी सिर्फ सत्ता के लालच में। और 1984 में यही भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर थी, तब ये खत्म नहीं हुई, हमने कभी ये प्रश्न नहीं लगाया। इसके बाद अभी आप 2018 के चुनाव देखिए, मध्य प्रदेश हम जीते थे, राजस्थान हम जीते थे, छत्तीसगढ़ हम जीते थे, उसके झारखंड जीते, कर्नाटक जीते थे, महाराष्ट्र हम बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये लगता है कि जोड़ तोड़ से सरकार थोड़ा बिहार पे ही रहते ना सुरेंद्र जी, थोड़ा बिहार पे ही रहते हैं। और मध्य प्रदेश में 46,000 ज्यादा चित्रा बोल रही हूँ, 46,000 ज्यादा वोट मिले थे शिवराज जी को और अब तो उनकी सरकार भी बनेगी, हाथ से चला गया। एक छत्तीसगढ़ छोड़ दें तो बाकी जगहों की तस्वीर क्या रही है बताने की जरूरत नहीं, बिहार पे रहते हैं। सर आपको अंदाजा है 1985 के बाद आपका हाल बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, आपको अंदाजा है इस बात का? आखिरी बार बिहार में सबसे ज्यादा सीटें 1995 में 29 सीटें आपने जीती थी, उसके बाद पिछले 2015 में 27 सीटें जीती थी। तो आपका तो ये हाल है। और आप फिर जनसंघ का किसमें क्या विलय हो रहा है, उसी अपनी पार्टी का तो देखिए ना सर क्या हाल हो रहा है। नहीं, मैं आपसे वही तो बात आपसे कहना चाह रहा हूं जो संबित ने आरोप लगाया, मैं उस पर, इन्होंने बिहार पर आरोप नहीं लगाए थे, इन्होंने कांग्रेस को फ्रिंज एलिमेंट कहा। आप समझिए, आपने उस बात का जवाब मुझसे मांगा था तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। क्या जोड़तोड़ से सरकार बनाने से ही पार्टियां जिंदा रहती हैं? या जो विपक्ष में है वो जिंदा नहीं है? आपका कहने का मतलब ये है जो लोग जो 51,000 पर जीत गए हैं वही सिर्फ जिंदा पार्टी है, जो 49,000 से हार गए हैं वो जिंदा पार्टी नहीं है। जवाब दें उससे पहले लोकतंत्र में हो रहा है, इस लोकतंत्र को देखिए अंसारी जी, मेरा एक छोटी सी टिप्पणी है। कांग्रेस पार्टी जिन जिन राज्यों में तीसरे पायदान पे गई है, चौथे पायदान पे गई है, वहां से कभी भी वो सत्ता के शीर्ष पर लौट करके नहीं आई है, क्योंकि उन स्थानों को भारतीय जनता पार्टी ने कवर किया है। इसलिए कांग्रेस के लिए बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही संभावनाएं नहीं है। दोबारा खड़ा होने के लिए कांग्रेस के पास कोई जगह नहीं है। कांग्रेस वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता के टकराव में है जहां पर बाइपोलर सिस्टम है। जैसे पंजाब के अंदर जो था 2 गठबंधनों के बीच में लड़ाई थी, राजस्थान के है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर कोई क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है, यहाँ 2 राष्ट्रीय पार्टियां टकरा रही हैं। इसके अलावा संगीत जी, सुरेंद्र जी, इसके अलावा भी ये है, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर एक जो खालीपन छोड़ रही है वहां पर दूसरे क्षेत्रीय दल जो है वो आगे बढ़ जा रहे हैं और आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं। जैसे बिल्कुल उत्तर प्रदेश में वही हाल हो रहा है, आप अखिलेश यादव के साथ गए, वहां पर बहुत बुरी तरह से, मतलब तमाम कोशिशों के बावजूद आप ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। बिहार में वही हो रहा है, चित्रा ने भी पिछले 2 चुनावों की आपसे बात कर दी और इस बार आप और पीछे चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये चिंतन मनन का विषय है ना राजपूत जी? निश्चित तौर पर है सईद भाई। मैं आपकी और चित्रा जी की बात से मानता हूं कि सांगठनिक रूप में हम कमजोर हैं और हमें सांगठनिक रूप में मजबूत करने की आवश्यकता है, वो हम कर रहे हैं, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं है। ये तो सामने दिखाई दे रहा है ना कि चुनाव में अगर आप नहीं जीत रहे हैं तो कहीं ना कोई कमी है और संगठन कमजोर है, उसको हम देखने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन बात अस्तित्व पर और संगठन कमजोर होने पर 2 अलग अलग विषय है। रही बात उत्तर प्रदेश में, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, बिहार की बात कर लेते हैं। चलिए बिहार चुनाव की हम बात कर रहे हैं। बिहार में ऐसा क्या हो गया कि एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद, कोरोना काल में मजदूर जबरदस्त परेशान हुए, उसके बाद युवाओं को नौकरी नहीं मिली, उसके बाद इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुरेंद्र जी कांग्रेस पिछड़ गई, इतना पिछड़ गई कि अब तो लेफ्ट आपसे आगे निकल जाएगी ऐसा लग रहा है।
नहीं, ये आपका अपना अनुमान है। एक तरफ आप अभी कह रहे हैं कि अभी नतीजों को फाइनल मत मानिए। ये बात अगर आप रात को 9 बजे के बाद कहेंगे। सुरेंद्र जी अभी की बात कर लेते हैं। 103, कांग्रेस 20 पे। पिछली बार से कितने कम हो गए आप? वो बीजेपी 72 पर पहुंच रही है। आप ये भी तो देखिए, बीजेपी 72 पर पहुंच गई, सबसे बड़ा दल बन गई। हम सहमत हैं, हम आपसे सहमत हैं। हम इस बात को बिल्कुल, अगर आप इस समय 3:30 की बात करेंगे तो जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि किसी भी विश्लेषण को करने के लिए आपको संपूर्ण नतीजों का इंतजार करना होगा। और अगर कोई कमजोरी है, वो हम माने या ना माने, कमजोरी तो होगी ही सईद भाई ना। मुझे लग रहा है एक बार समित पात्रा से जवाब दे लेना चाहिए। हो गया सुरेंद्र जी। समित पात्रा, आप जवाब दीजिए। बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत ने, और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। देखिए 129 पर एनडीए कायम है, लेकिन एक बड़ा संदेश भी क्या समित पात्रा पढ़ पा रहे हैं? हालांकि खुशी होंगी आप लोग कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी, 73 सीटें, जेडीयू बहुत छोटी हुई सिकड़ती हुई चली जा रही है, तो अब एक बड़े भाई की भूमिका भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ बदलाव होगा क्या फिर सीएम पद के चेहरे में? नहीं, देखिए ये मेरा विषय नहीं है, ये विषय पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है, निर्णय उनका होता है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मगर अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे अभी तो, जब सईद भाई ने उनसे पूछा कि लगता है लेफ्ट आपसे आगे हो जाएगी, तो उन्होंने कहा अभी तो रिजल्ट आने दीजिए। देखिए चित्रा जी, मैंने शुरू में ही एक कैविएट लगाया था कि रिजल्ट भविष्य में आएगा, तब तक हमें संयमित रहना है। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम चाय पीने चले जाएं और फिर कंबल ओढ़ के सो जाएं और रिजल्ट आने के बाद कल डिबेट करते हैं। फिर अभी डिबेट करेंगे तो अभी जो आंकड़े हैं उसी की प्रस्तुति पर डिबेट करेंगे ना। तो इसलिए अभी जो आंकड़े दिखा रहा है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक फ्रिंज के रूप में, फ्रिंज लेफ्ट से भी पीछे दिखा रहा है। दूसरी बात है उदित राज जी, जो कि एक कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं और भविष्य में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने की भी उनकी बात चल रही है। उन्होंने अभी बाइट दिया है कि ईवीएम हैक हो गया है। उनका तो ये तक कहना है अगर धरती से बैठ करके आप चांद और मंगल ग्रह के सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर मोदी जी ये सारा ईवीएम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ईवीएम का रोना कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता ने अभी से शुरू कर दिया। आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी अभी ईवीएम को एमवीएम भी बोल रहे थे राहुल गांधी जी, तो आखिर कब तक इस प्रकार का पैतरा चलता रहेगा कांग्रेस पार्टी का? आप एक दलील ये भी आ जाएगी कि जब अमेरिका तक में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तो ईवीएम को लेकर यहां भी इस तरह की बहस हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सत्यप्रकाश जी, युवाओं को लेकर मैं स्पेसिफिकली आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि 15 साल आपकी पार्टी से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। महिलाओं के बीच में फेमस है, महिलाओं का वोट उन्हें सबसे ज्यादा मिला, ये चर्चाएं तमाम पॉलिटिकल पंडित भी कर रहे हैं। लेकिन युवाओं को लुभाने में जो चूक हुई, या युवाओं को क्या चीज सबसे ज्यादा अपील करेगी, ये मैसेज देने में आप लोग नाकाम रहे। ऐसा नहीं है। आप समझिए, छात्रों को हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की तहत पढ़ने के लिए पैसे 4 लाख तक का ऋण, और कहा कि नहीं भी दे पाएंगे तो हम माफ कर देंगे। जो छात्र यूपीएससी और बीपीएससी पीटी कंपीट कर जाते हैं उनको 1,50,000, और हर शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई। तो ऐसा नहीं है। और अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं के लिए 10 लाख का ऋण, रोजगार ऋण। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने युवाओं के प्रति काम नहीं किया है, और ऐसा भी नहीं है कि युवाओं ने हमें वोट नहीं किया। तेजस्वी यादव की सभा में जो लोग जाते थे, अगर उसके आधार पर देखिए, तेजस्वी यादव ने जो नारा कॉइन किया अपनी सभाओं में सर, उसमें वो कह रहे हैं कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, महंगाई, इसको लेकर उन्होंने लगातार कॉइन किया इस टर्म को। लेकिन इसी पिच पर जब जेडीयू को खेलना पड़ा तो रोजगार की बात बहुत बाद में आई उस डिस्कोर्स में। और अगर बीजेपी ने भी अनाउंस किया तो तेजस्वी के बाद ही 19 लाख नौकरियों को अनाउंस किया ना। उससे पहले तक लालू राज का ही डर दिखाया जा रहा था कि जो लालू राज में हुआ वही होगा अगर दोबारा से जो है तेजस्वी यादव आ गए। जंगल राज का प्रिंस उन्हें घोषित कर दिया गया। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ऐसे प्रचार से बचना चाहिए था। नीतीश कुमार जी ने अपने पहले निश्चय संवाद में पूरे 15 साल में उन्होंने क्या काम किया इसका हिसाब दिया, और सभी जनसभाओं में वो यही कहते रहे। उन्होंने कहा पूरा बिहार मेरा परिवार है। जहां तक उनका सवाल है कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख कहा, उन्होंने कहा पहली कैबिनेट मीटिंग में ये कर दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 19 लाख कहा, आखिरी चुनाव है ये, उनका ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, 19 लाख जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ये उनका अंतिम चुनाव होगा, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? देखिए, एक तो धमदाहा में जहां उन्होंने ये कहा वो अंतिम चुनावी सभा थी। अब उसको मीडिया ने अलग इंटरप्रेट किया। उन्होंने कहा अंत भला तो सब भला, ये मेरा अंतिम चुनाव है। सभा हो सकता ना कह पाए हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश जी की वो अंतिम ही चुनाव यात्रा है। वो चुनाव 49 पे रह गए हैं आप अभी तक।
49 पर रह गए। मतलब ये हुआ कि आपको जबरदस्त सीटों का नुकसान है पिछले बार के मुकाबले अभी। तो क्या ये अपने आप में जो आपके साथी हैं बीजेपी वो आगे बढ़ गए? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं बिहार की जनता जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर विश्वास न करके बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर रही है? देखिए, टीम के जो कप्तान होते हैं वो पूरी टीम को साथ लेकर के चलते हैं और अलग अलग जगह कभी कोई अधिक रन बनाते हैं, कभी कोई कम रन बनाते हैं, लेकिन पूरे टीम की जीत होती है। हमें नुकसान हुआ होगा उसका समीक्षा करेंगे। या नीतीश कुमार हैं? बिल्कुल, दोनों मिलके, दोनों विकास कप्तान कौन है? एक के साथ मुख्यमंत्री पद के आपके बीजेपी ने तो खुलकर कहा कि नीतीश कुमार है। ये तो आपका कप्तान नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी हैं, सत्यप्रकाश जी? बिहार में कप्तान जो है नेतृत्व में सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगा, ये तो प्रधानमंत्री ने अपने मंच से कहा। नहीं, नरेंद्र मोदी में एक मैच चल रहा है, बिहार का विधानसभा का मैच चल रहा है, देश के पूरे बड़े टूर्नामेंट का एक मैच चल रहा है बिहार विधानसभा का, वहां पर आपके कप्तान कौन है? बिल्कुल, वहां पे नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए के चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो वो भी वहां के उनके विकास की सारी चीजें का लेखा जोखा वहां मिला है, तो दोनों मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं। आप इसको कंपैरेटिवली मत देखिए। इसी पर तीसरे नंबर पे आ गए ना सर, पढ़ने की कोशिश। मिश्रा जी आप तीसरे नंबर पर आ गए हैं, आपको अंदाजा है इस बात का? जीत हार गठबंधन के साथ ये बातें सच हैं, लेकिन बीजेपी नंबर 1, आरजेडी नंबर 2 तेजस्वी यादव के चेहरे पर और नीतीश कुमार के चेहरे पर जेडीयू नंबर 3 पर आ जाती है। तो फिर आप इसको नीतीश कुमार की जीत के तौर पे सामने रखेंगे या हार के तौर पर इसको देखा जाए? अभी संयम का वक्त जो संबित पात्रा जी ने कहा है, अभी 4 बजने दीजिए, यह आंकड़ा बढ़ेगा और बाद में अगर नुकसान हमें है तो उसकी समीक्षा जरूर होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार अब बात हो रही है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी भी यही कह रहे हैं। संगीत राजी जी, एक छोटा सा कमेंट मैं इसी बात पर आपसे चाहूंगी। देखिए, नीतीश कुमार 15 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे, लेकिन ऑफिसर्स के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना एक अलग बात होती है और पार्टी के लिए एक तंत्र विकसित करना अलग बात होती है। और यह शायद यही एक वजह है कि हम देख रहे हैं कि जेडीयू को बैसाखी की जरूरत पड़ती है। एक बार आरजेडी के साथ चुनाव लड़ गए, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ गए, यानी गठबंधन का आप हिस्सा है। सिंगल हैंडेडली आपकी अपनी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप चुनावी मैदान में लड़ सकें। देखिए बिहार की राजनीति का एक अद्भुत समीकरण है। जब ये 2 पार्टियां, बड़ी पार्टियां मिल जाती हैं तो तीसरी पार्टी के खिलाफ वो मैंडेट ऑटोमेटिक करीब करीब आ जाता था। इस चुनाव में ऐसा लगा था कि तेजस्वी ने उस समीकरण को उलट दिया है और जितने कयास लगाए जा रहे थे और खास करके इंडिया टुडे का जो पोल आया, एग्जिट पोल आया, उसने तो लगा कि वाकई में ये सारे समीकरण जो है वो खत्म हो गए हैं, एक नया नेता उभर करके आया है। लेकिन जिस प्रकार का मैंडेट दिख रहा है, अभी जो सीटों की संख्या और वोटों का प्रतिशत दिख रहा है, उसमें लग रहा है कि उसमें कोई वाकई कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो 20% संगीत जी, ये 30-32% गिनती हुई है अभी वोटों की। अभी आप कम से कम मेरा मानना है कि देखिए 68 से 70% वोट हैं गिनने बाकी है। सही अंसारी जी, ये हम क्यों मान करके चलें कि आने वाले जो वोट होगा उसमें ट्रेंड जो अभी तक 5 घंटे के अंदर जो सेट हुआ है वही ट्रेंड आने वाले 5 घंटे में क्यों नहीं कंटिन्यू करेगा, ये भी हम मान सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जिस प्रकार से ये दिखाया जा रहा था कि ये चुनाव एक तरफा हो गया है, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमने देखा था कि इसी स्टूडियो में लोगों ने कहा था ये नीतीश जी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मैंडेट है। चलिए देखिए, बड़ी खबर आ गई। संगीत रागी जी, देखिए जिस बात की लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब इन सबके बीच बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो। पहले से इस बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि आंकड़े सामने आने के बाद अगर जेडीयू 20 से 25 सीटें पीछे रह जाती है बीजेपी से, तो फिर बीजेपी का जो स्थानीय नेतृत्व है या फिर वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनकी ओर से इस बारे में डिमांड की जाएगी। जरा सुनिए, उसके बाद इसी टॉपिक को लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। के आंकड़ा ऐसा दिख रहा है और कार्यकर्ताओं पे भाजपा को मैंडेट दिख रहा है, भाजपा का आंकड़ा ज्यादा है और भाजपा के कार्यकर्ता को लगता है कि अब बिहार में भाजपा का चेहरा होना चाहिए। और बिहार के लोग भी मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक नेचुरल सी प्रक्रिया होती है कि एक लंबे समय तक कोई सीएम होते हैं तो एक उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, जिसमें कि चिराग पासवान हमारे साथ थे और जो आंकड़ा है उसमें भी दिख रहा है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों के लिए यह जरूरी है, बिहार के लिए और भाजपा के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, कि भाजपा का सीएम होना चाहिए। बिहार बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष है, उनकी ओर से कहा गया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो। आपको यह भी बताते चले कि बिहार चुनावों के दौरान जब अलग अलग हिस्सों पे हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दौरान भी बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे कहते हुए मिल गए कि अगर हमारी सीटें ज्यादा रही तो फिर हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब बताइए मिश्रा साहब। नहीं चित्रा, लेकिन हम सिर्फ कार्यकर्ताओं की क्यों बात करें? ऐसे कई बागी थे जिन्होंने बीजेपी इस ग्राउंड पर छोड़ी कि इस बात से नाराज थे कि आप जेडीयू के साथ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान की नाराजगी इसी बात को लेकर थी कि आप फुल फ्लेज इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं, और खुद चिराग पासवान की पार्टी से ये तक कहा गया कि हम जमीनी हकीकत को भांप रहे थे कि बीजेपी अगर सिंगल हैंडेडली लड़ती है तो उसके लिए संभावनाएं यहां पर ज्यादा है। संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए इस बात पर। आपकी पार्टी से चौरसिया साहब देखिए, जहां तक कि बयान उन्होंने आपने तो ये अभी तक कह सुनाया दिया कि आपने जेडीयू के पास गिरवी रख दिया है बीजेपी को, ये बयान था उनका। ठीक है, देखिए आज केवल भारतवर्ष में नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग कुछ विषय अपने अलग तरीके से रखते हैं जो पार्टी का मत नहीं होता है, बहुत मत होता है। इसीलिए आज आदरणीय संबित जी, संबित जी, ये आपके बिहार एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आपके नेता हैं, आपने उन्हें बनाया है अध्यक्ष, आपके संगठन ने बनाया है। और ऐसा तो नहीं है संबित जी, ये तो लंबे अरसे से बीजेपी में चला आ रहा था। ये पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। हाँ, आधिकारिक नहीं है, लेकिन बीजेपी के एक नेता का बयान तो है, ये तो आप मानेंगे संबित जी? क्या आप मानते हैं संबित जी कि ये अब एनडीए में ही, बीजेपी में ही एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने और इससे पूर्व के अध्यक्ष अमित शाह जी ने, सबने कहा है अलग अलग मंचों से कि यह चुनाव हम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में लड़ रहे हैं। और याद रखिए, भारतीय जनता के पार्टी के पास सबसे बड़ी घाती जो है वो हमारी क्रेडिबिलिटी है। हम कभी भी भीतर घात नहीं करते हैं, हम कभी भी पीठ पर खंजर घोंपने का काम नहीं करते। लेकिन असंतोष आप ही की पार्टी में है, आपकी पार्टी चाहती है कि भाई सबसे बड़े दल हम हैं, हमारी वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से अगर वोट मिल रहा है तो हमारा मुख्यमंत्री क्यों ना हो। संगीत जी, सत्यप्रकाश जी जल्दी से आ रहे हैं क्योंकि सवाल नीतीश कुमार पर है, सवाल आपके गठबंधन के अंदर से खड़ा हो गया, लेकिन जल्दी से आपके पास सत्यप्रकाश जी आए, उससे पहले संगीत जी, क्या ये होता है एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते, क्या ये होता है कि हाँ, अगर लंबे समय तक किसी गठबंधन की सरकार रहे और जो सबसे बड़ा दल है, जो प्रमुख दल है या केंद्र में जिसकी सरकार है, तो ये स्वाभाविक है अंदर से ऐसी आवाजें उठना? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और कार्यकर्ता हैं वो पूरे बिहार में फैले हुए हैं, और कार्यकर्ताओं और नेताओं की इच्छा बिल्कुल होती है कि जो हमारी पार्टी है वही आगे जाए। ये सारी पार्टियों में होता है। दूसरी बात है, और ऐसे में यदि सीटों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसमें भी कोई ना कोई इस प्रकार की बात हो सकता है। लेकिन जैसा कि सत्यप्रकाश जी, क्या ये नीतीश कुमार आपके नेता के खिलाफ बीजेपी में जो आवाज उठ रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप कमजोर हो रहे हैं या कोई और कारण? देखिए, संबित पात्रा जी ने साफ शब्दों में कहा, स्पष्ट की स्थिति कि ये पार्टी का बयान नहीं है, आधिकारिक नहीं है, और सारे बड़े नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव है। सुशील मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि किसी को सीट कितना भी आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और आपको याद दिलाऊं, समता पार्टी के जमाने में जब चुनाव हम लड़ते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस समय भी हमारी पार्टी को कम सीटें थी और नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री का शपथ लिया। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ही नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक दो के बयान पर आप पूरे बिहार बीजेपी का स्टैंड मत मानिए। सुशील मोदी जी वहां नेता हैं, उन्होंने पहले ही कहा है, चुनाव पूर्व कहा है कि सीटें कम भी आएंगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये स्पष्ट है। सर, लेकिन एक जल्दी से, अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आ रही हैं तो बड़ा दिल दिखा के आप ही कहिए कि मैंडेट आपका बड़ा है, आप सीएम किसी चेहरे को बनाइए, तो ये दिल तो आपको दिखानी पड़ेगी ना। हम कुर्सी से चिपके क्यों रहे जब ज्यादा सीटें उस पार्टी को मिल रही हैं सामने वाली को? तो देखिए, फिर मैं कहूंगा कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं कि मैं इस पर राय दूं, ये विषय पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का होता है। लेकिन जिसके नेतृत्व में टीम जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जाती है, होता यही है कि मुख्यमंत्री वही बनता है। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, वो अपने वादे से इस तरह के मुकरती कभी नहीं।